गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं औद्योगिक समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना का औद्योगिकरण का प्रभाव। जो औद्योगिक समाजशास्त्र एमए फाइनल समाजशास्त्र पेपर 8 का फर्स्ट है। इससे पहले हमने विभिन्न सामाजिक वर्गों का उदय, जाति एवं वर्ग व्यवस्था पर प्रभाव, और आज हम चर्चा करेंगे विवाह व्यवस्था पर औद्योगिकरण का प्रभाव। जैसे हमने विभिन्न सामाजिक वर्गों का उदय में पूंजीपति वर्ग और उद्योगपति, श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग की चर्चा की थी। उसके पश्चात जाति एवं वर्ग व्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा है उसमें जाति व्यवस्था में विघटन, जातिगत कार्यों का विभाजन और जातिगत नियंत्रण में कमी, श्रम विभाजन कार्य कुशलता पर आधारित, ब्राह्मणों की शक्ति एवं महत्व में कमी, शूद्र जाति का उत्थान और अंतर्जातीय विवाह का प्रचलन, साथ ही छुआछूत की भावना जो समाप्त हुई है उसका भी हम देखते हैं जाति एवं वर्ग व्यवस्था पर प्रभाव में। आज हम देख रहे हैं विवाह का औद्योगिकरण पर प्रभाव। विवाह पर औद्योगिकरण का क्या प्रभाव हुआ है? अगर हम भारतीय समाज में यदि परिवार एक सबसे छोटी महत्वपूर्ण इकाई है तो इसका अस्तित्व विवाह के द्वारा ही होता है। विवाह की संस्था सभी समाजों में होती है और इसका मूल जो है वो प्रजनन द्वारा मनुष्य की जाति की बिरादरी को बनाए रखना है। यदि प्रजनन ही न हो तब संपूर्ण मनुष्य का अस्तित्व ही खतरे में पहुंच जाता है। जीवन साथी को प्राप्त करने के प्रत्येक समाज में कुछ वैध तरीके होते हैं। इन तरीकों को समाज अपनी स्वीकृति देता है। हमारा देश क्योंकि एक बहुसांस्कृतिक समाज है, इसमें कई जातियां हैं, कई भाषाएं हैं, कई धर्म हैं, कई संस्कृतियां हैं और विवाह का संबंध इन सब के साथ होता है। जहाँ तक विवाह की वैधता का प्रश्न है, समाज ही उसे देता है। हाल ही में जहाँ हम देखते हैं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, वहाँ राज्य भी विवाह को वैधता देता है। भारतीय समाज क्योंकि एक बहुसंस्कृति समाज है और सभी संस्कृतियाँ भारतवर्ष में निवास करती है। यहाँ हिंदू जातियाँ भी निवास करती हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, पारसी भी हैं, जैन भी हैं और ना जाने कितने ही एथनिक समूह हैं। और प्रत्येक एथनिक समूह को अपनी एक पृथक संस्कृति होती है और इसी पृथकता के आधार पर विवाह की पद्धतियाँ भी होती हैं। कहीं तो विवाह एक धर्म विधि है, कहीं कर्मकांड है और कहीं विवाह एक समझौता है और कहीं पर विवाह अदालत की मोहर का मोहताज है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विवाह क्या है। विवाह जिसे के.एम. कपाड़िया अपनी पुस्तक मैरिज एंड फैमिली इंडिया में लिखते हैं कि विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए, इसलिए विवाह का मौलिक उद्देश्य धर्म है। हिंदुओं में काम वासना को कभी महत्व नहीं दिया जाता जैसा कि पश्चिमी समाजों में होता है। हिंदू विवाह में धर्म का स्थान प्रथम है और पुत्र प्राप्ति का द्वितीय और काम वासना का तृतीय। तो हिंदुओं में विवाह एक अत्यावश्यक धार्मिक संस्कार और कर्तव्य माना जाता है।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि विवाह प्रत्येक समाज में एक अनिवार्य सामाजिक संस्था है। इसका स्वरूप समाज में होने वाले परिवर्तनों से भी प्रभावित होता है, क्योंकि भारत में विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता रहा है तथा इसे निश्चित रीतियों एवं धार्मिक नियमों के अनुसार संपन्न किया जाता है। तो प्रत्येक जाति में विवाह उसी जाति में तथा उसी जाति की रीतियों के अनुसार होते रहे हैं, लेकिन इस व्यवस्था में औद्योगिकरण से प्रभाव पड़ा है। विवाह में होने वाले प्रभावों का हम इस तरह से विवेचन करेंगे। सबसे पहला प्रभाव हम देखते हैं औद्योगिकरण का विवाह पर जो पड़ा है वो है विवाह की आयु में वृद्धि। भारत में बाल विवाहों का प्रचलन था। बहुत छोटे छोटे बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता था। यहाँ तक कि अजन्मे बालक बालिकाओं का भी विवाह तय कर दिया जाता था। लेकिन औद्योगिकरण ने शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान की सुविधाओं को प्रभावित किया। उद्योगों में काम करने वालों पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव पड़ा और अब औद्योगिक व्यवस्था में व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक हो गया है और साथ ही व्यक्तियों ने बाल विवाह के दोषों को समझा तथा जब वे शिक्षित होकर योग्य बने तभी उन्होंने यह आवश्यक माना, जिससे विवाह की आयु बढ़ गई। आज भारतवर्ष में युवतियों को जो आयु अदालत के द्वारा ठहराई गई है, कानून के द्वारा ठहराई गई है, वो 18 वर्ष और युवकों की आयु 21 वर्ष है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहाँ विवाह बालपन में हो जाता था, वहीं औद्योगिकरण के प्रभाव से व्यक्ति को अब यह समझ में आ गया है कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए, बल्कि विवाह तब करना चाहिए जब विवाह की सही रूप से आयु हो। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अविवाहित रहने का चलन। औद्योगिक नगरों में अविवाहित रहकर भी कुछ लोग सामान्य जीवन व्यतीत करने की सुविधा रखते हैं। विवाह को धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं देखा जाता। उद्योग में तथा उद्योग के बाहर अविवाहित व्यक्ति के सम्मान पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। विवाह ना करके भी युवक एवं युवतियां विवाहित जीवन की सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं और विवाह के कारण उत्पन्न होने वाले उत्तरदायित्वों से बड़ी आसानी से बच सकते हैं। अतः हम देखते हैं कि औद्योगिक नगरों में अनेक युवक युवतियां अविवाहित रहने में कोई हर्ज नहीं समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि विवाह एक सामाजिक समझौते के रूप में। औद्योगिक व्यवस्था में हम देखते हैं कि विवाह एक धार्मिक एवं पवित्र संस्कार के रूप में माना जाता है, बल्कि एक व्यापारिक समझौते की तरह धर्मनिरपेक्ष सामान्य संबंध मात्र रह गया है। विवाह का उद्देश्य अब धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं रहा, बल्कि जैविकीय तथा आर्थिक रह गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अंतरजातीय विवाह। एक विशेष जाति के विवाह उसी जाति के अंदर होते हैं।
युवक एवं युवतियां एक ही जाति की होती थी। लेकिन अब इस प्रवृत्ति भी अब धीरे धीरे टूटती जा रही है। अगर उपयुक्त लड़का या लड़की यदि किसी दूसरी जाति में मिलता है तो जाति बंधन पर ध्यान दिए बिना विवाह कर दिया जाता है। पहले उच्च जाति के लड़के का विवाह निम्न जाति में हो जाने पर जाति के अशुद्ध होने की बात कही जाती थी, लेकिन शिक्षा के प्रसार तथा जाति प्रथा के विघटन ने अब ये सब बातें सामान्य कर दी हैं। उपयुक्त वर वधू मिलने पर विवाह कर देने से कोई बुरा नहीं माना जाता, चाहे वह किसी भी जाति के हों। तो हम ये देखते हैं कि औद्योगिकरण के प्रभाव के कारण अंतर्जातीय विवाहों में भी वृद्धि होने लगी है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं प्रेम विवाह। पहले लड़के का विवाह करते समय लड़की का विवाह करते समय लड़का देखने एवं पसंद करने का कार्य माता पिता के द्वारा किया जाता था। अब इस प्रथा में परिवर्तन आ रहा है। लड़के तथा लड़कियां कारखानों में, कार्यालयों में साथ कार्य करते हैं और वे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और संपर्क में आने से एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनकी यह मित्रता प्रेम विवाह में बदल जाती है। वे माता पिता की इच्छा के विरुद्ध भी इन विवाहों को कर लेते हैं। पहले समाजों में प्रेम विवाह को अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन अब ऐसा होना या न होना अस्वाभाविक भी नहीं माना जाता। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं न्यायालय में विवाह। विवाह धार्मिक रीति एवं व्यवस्था के अनुसार पंडित के द्वारा, मुल्ला के द्वारा या पादरी के द्वारा संपादित कराए जाते थे तथा इसकी एक निश्चित प्रक्रिया थी, जैसे सगाई, लगन, दरवाजा, फेरे, कन्यादान, विदा आदि रीतियों के द्वारा किया जाता था। लेकिन अब इसमें परिवर्तन आ रहा है। प्रेम विवाह करने पर युवक युवतियां न्यायालय में एक निर्धारित स्टाम्प लगे दस्तावेज पर अगर हस्ताक्षर करके विवाह कर लेते हैं तो वे किसी धार्मिक परंपरा का पालन नहीं करते। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो विवाह जो एक धार्मिक मुखिया के द्वारा कराया जाता था, अब वह विवाह न्यायालय के द्वारा भी होने लगा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है विवाह विच्छेद का प्रचलन। पहले विवाह आजीवन के लिए होता था तथा उसे निष्ठापूर्वक जीवन भर साथ रहकर एक अटूट बंधन माना जाता था। पहले ये कहा जाता है कि जहाँ डोली गई है वहीं से अर्थी उठनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप पति पत्नी में परस्पर मतभेद हो जाने पर भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। लेकिन अब पति पत्नी में मतभेद होने के अवसर बढ़ गए हैं, क्योंकि दोनों ही स्वतंत्र विचार वाले होते हैं, दोनों ही शिक्षित होते हैं तथा कमाते भी हैं। तो इस कारण से वे एक दूसरे के दबाव में रहना पसंद नहीं करते। छोटे छोटे मतभेद बड़ा रूप धारण कर लेते हैं तथा इसका विवाह विच्छेद के द्वारा या तलाक के साथ होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विवाह अब केवल औपचारिक आरोपित कर्तव्यपरायणता एवं धार्मिक बंधन नहीं रहा है, बल्कि दो प्रबुद्ध प्राणियों का सूझबूझ करके
एक दूसरे को वास्तव में प्रेम के योग्य मानकर एक दूसरे के स्वतंत्र व्यक्तित्व को विकसित करने का साधन हो गया है। धन्यवाद।